कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। हम हर बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा। बेटी, पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। बेटी बेटी, पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। 35 टुकड़ों में बट जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना, ऐसी मोहब्बत। आप किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, वहां पे गरीब के बच्चे मिलेंगे, लेकिन किसी भी वृद्धा आश्रम में चले जाइए, वहां अमीर के माँ बाप मिलेंगे। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो दोस्तों, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कवि रंजन शर्मा जी। तो आज वो हमें बताने वाले हैं कवि की सोच के बारे में और कुछ शायरी। तो उनका स्वागत करते हैं। हेलो सर। नमस्कार, मैं कवि रंजन शर्मा और आज मैं टीवीटी स्टूडियो में हूं और यहाँ का जो है सेटअप और यहाँ के लोग हमें बहुत अच्छा लगे। और जिस तरह से यहाँ पे पॉडकास्ट किया जा रहा है, हमें नहीं लगता है कि दिल्ली में इस तरह से अभी कहीं हो रही है। तो मैं यही कहूँगा कि इस स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। सर, एक कवि की जर्नी कैसी शुरू होती है और आप अपने रेफरेंस से अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मतलब शुरुआत तो जो है मैंने 10 साल पहले ही किया था। बिल्कुल। और शुरू कहीं ना कहीं किसी ना किसी, मतलब एक तरह का कहा जाए तो शायर ज़्यादातर किसी का दिल टूट जाता है या तो किसी उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद ही मन में लिखने का कोई जुनून आता है, या राजनीति हो या कहीं ना कहीं कुछ होने के बाद ही होता है। बिल्कुल। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। तो सर, जैसे आप कविताएं लिखते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आती हो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो सर, वो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? हम तो ज़्यादातर जैसे जो चीज़ दिखता है उसी के ऊपर लिखता हूँ, चाहे वो राजनीति हो या मोहब्बत हो या वीर रस हो या देशभक्ति हो, जो अभी के ज़माने में दिख रहा है उसी पे मैं लिखता हूँ। हाँ जी सर। तो सर, जैसे आपने बहुत सारी दर्द भरी शायरी लिखी है, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। दर्द भरी शायरी का स्टार्ट तो जब पहली बार दिल टूट गया तब हमने लिखा था। मत सता मुझको कसाई बताकर, मत सता मुझको कसाई बताकर, बद्दुआ लगेगी पराई बताकर। भरोसा किया था बेइंतहा मैंने, जहर ही पिला दी दवाई बताकर। तो सर, और कुछ? और तो मैंने पहला जो शुरुआत हुआ है वो पहली कविता है सच बोलेगा कौन। बिल्कुल। तो वो कविता इस तरह से है। कभी कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन, कभी कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन, सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। ईमान धर्म पर आंच आ जाए रिश्वत पर नहीं डोलूंगा, ईमान धर्म पर आंच आ जाए रिश्वत पर नहीं डोलूंगा, कोई गर्दन पर तलवार भी रख दे तब भी मैं सच ही बोलूंगा। क्या बात है। तो सर, जैसे आपकी एक वीडियो मिलियन क्रॉस गई थी, हाँ, है ना? तो उसके बारे में बताइए और हमारी ऑडियंस को भी सुनाइए। ये था कि मतलब एक तरह का मोहब्बत नहीं हुआ था, एक दोस्ती हो गया था किसी के साथ। हाँ जी। और वो दोस्ती की कहानी है कि 14 जनवरी था
हाँ जी। और किसी प्रोग्राम में वो मिली थी और एकाएक वो मेरे घर पे आई हाँ जी। एक अपने दोस्त के साथ। हाँ जी। और रात को लगभग 11 बजे के आसपास उसने कहा कि इनको कहीं जाना है, इनके पिताजी का फोन आ गया। हाँ जी। और उस स्थिति में उस रूम में मैं अकेला था। हमने तो सोचा था कि ये दोनों आए हैं तो वापस दोनों चले जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन एकाएक उस लड़के को जाना पड़ा और वो ठंड में ठिठुर कर आई थी उत्तर प्रदेश से। बिल्कुल। उसके बाद उस रूम में मेरे पास सिर्फ एक कंबल था, उसके अलावा कुछ नहीं था। अब हम उसको उस रात में क्या कहते, तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो भी ठीक नहीं था। हाँ जी। फिर वो पूरी रात वहां पे रुकी और हम्म। वहीं पे एक दोस्ती हो गया। बिल्कुल। उसके बाद वो दोस्ती के बाद हम दोनों ने प्रोग्राम करना शुरू कर दिए और 2 शायरी था दोनों का एक साथ, और वो मतलब हमको लगता है 1 सप्ताह में मिलियन क्रॉस कर गए थे। हाँ। तो सर कुछ इसके ऊपर सुना दीजिए हमारी ऑडियंस को। इस मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में। हाँ जी। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूं दिल लगाने में। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूं दिल लगाने में। माँ बाप तो 4 बच्चों को हंसकर पाल लेते, हम तो रुला देते हैं 2 वक्त की रोटी खिलाने। जैसे बहुत से लोग कवि बनने की सोचते हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि कवि बनने से पहले कवि को सुनना जरूरी है। जब तक हम किसी बड़े कवि को सुनते नहीं हैं और अपने मर्जी से कुछ लिख देते हैं, तो लिखने का मतलब वो कविता नहीं हो जाता या शायरी नहीं हो जाता, उसमें बहुत सारी कमियां होती है। जब हम बड़े शायर को, कवि को सुनते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उसके बाद ही कवि बने तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। आजकल कॉमेडी सीन जो है बहुत डार्क होता जा रहा है, तो सर इसमें आपकी राय क्या होगी? क्या इसमें मर्यादा भी होनी चाहिए कुछ? बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब कॉमेडी तो हम भी करते हैं, लेकिन उसमें फुहारता नहीं हो। आजकल तो लोग मतलब व्यूज के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं और पूरा फैमिली के बीच में बैठकर जब बोल देते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ उस कवि का दोष नहीं है, उसके साथ उसके पूरे बैकग्राउंड का दोष है। उसके फैमिली वाले ऐसा चाहते हैं तभी वो कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे 2025 में कवि पे मतलब कविता पे निखार आया है, तो क्यों आया है? कविता पे निखार तो मेन वजह तो ये उसी का है कि जब वो आई उसके बाद 1 महीना मेरे साथ रही, उसके बाद जब छोड़ के गई, तब जो है कविता में ऑटोमेटिक ऐसा निखार आया कि एक मेरे गुरु हैं चंद्रशेखर सिंह कुशवाहा, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाँ जी। उन्हें पता चला कि मैं अभी बहुत ज्यादा दर्द में हूँ। उसके बाद एक मंच मिला था। हाँ जी। उस मंच पे जो मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद वो कविता उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने कॉल किया कि रंजन जी, मुझे पता चला कि आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन पहले जो मेरे साथ 2 महीना से आप सीख रहे थे, हाँ जी, उसमें से 0% का निखार था, लेकिन ये जो कविता आपका देख रहे हैं, इसमें सब कुछ दिख रहा है। एक बोलने का जज्बा, जुनून और जो दर्द है, ये सोच लो कि वो आई ही थी आपको निखारने के लिए। तो सर वो कविता हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। कोई तुमसे प्यारा कैसे हो, आंखों का तारा कैसे हो। जो दिल पे चलाए छुरी मेरे, वो यार हमारा कैसे हो। इसी में है कि मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है। मेरे मौत की सुन के खबर जो खुशियां मनाती फिरती है। गैरों से मिलने वाली वो आखिर सहारा कैसे हो। मेरी कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना। मेरी कब्र पर उसे कभी दीपक जलाने मत देना। हाथ जला लेगी तो फिर उसका गुजारा कैसे हो। जब हम प्यार मोहब्बत में हार जाते हैं तो किसी ना किसी अपनों के पास जाते हैं। मैं तो सीधा अपने माँ के पास गया और कहा, माँ आज के बाद कभी मोहब्बत नहीं करूंगा। तो माँ ने कहा, बेटा हर इंसान को मोहब्बत करना चाहिए और हर इंसान से मोहब्बत करना चाहिए। तब हमने कहा, माँ आज तक किसी हीर को रांझा नहीं मिला, किसी लैला को मजनू नहीं मिला, और यहाँ तक कि हम जिसे भगवान मानते हैं वे कृष्ण को भी राधा नहीं मिली। क्या बात। वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। वो लिपट लिपट कर रोने लगी, आंसू से दिल को धोने लगी। जब दिल ही मैंने माँ को दे दिया, अब ये तुम्हारा कैसे हो। अब तुम ही बता मुझे ए खुदा, ये इश्क दोबारा कैसे हो।
तो सर जैसे आप कॉमेडियन भी हैं, हाँ हाँ। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। कॉमेडी हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो मैं करता हूँ कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हर पुरुष के पीछे एक औरत की हाथ होती है, तो मैं ये नहीं मानता। हाँ जी। इसलिए नहीं मानता कि आप देख लीजिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब्दुल कलाम जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, सलमान खान, किसी के पीछे कोई। बिल्कुल। आप किसी भी मंदिर पे चले जाओ, जितने भी नाम मिलेंगे सारे नाम लड़कियों के नाम से। हाँ जी। पूजा अर्चना, कामना, आकांक्षा, पुष्पांजलि, गीतांजलि, आराधना, साधना, आरती। हम पुरुषों के नाम से क्या है, बस एक घंटा जो है बजा दे। बिल्कुल। तो सर आप जैसे कविताएं लिखते हैं, तो आप उसी के बारे में कुछ बताइए, और जो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि कविता लिखने से पहले जो है कुछ ना कुछ ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम तो यही कहेंगे कि कविता के माध्यम से फुहरता नहीं परोसा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मंच पे जो है वहाँ से हटा दिया जाता है, उस समय ज़्यादा बेइज्जती होती है। हाँ जी। सर कॉमेडी की दुनिया में आपका सफ़र कैसा रहा? कॉमेडी की दुनिया तो खैर एक रंग बिरंगी दुनिया है, जिसमें कि किसी भी मतलब कोई हताश व्यक्ति हो, मतलब दर्द भरे लोगों को हंसाने का काम है, ये बहुत सुंदर काम है। लेकिन यही हम कहेंगे कि कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा सा अपने मर्यादा का भी ध्यान रखें, और सफर तो बहुत अच्छा है। कॉमेडी लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम मंच पर गए थे, तो आपका सबसे डरावना अनुभव क्या था? मेरा था कि पहली बार जब हम मंच पे गए थे, तो एक फ्राइडे समाचार पत्रिका है जो दिल्ली से निकलती है, हाँ जी। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि किसी का और का पुस्तक विमोचन था, और मुझे कहा कि आपको आना है। उस दिन मुझे 103 डिग्री बुखार था, फीवर था, और हम वहां पे गए तो देख रहे हैं सामने 80 कवि बैठे हुए हैं, और उसमें से जो पहली बार हमने मंच पे गया और मात्र 3 मिनट मंच पे गए, और वो मतलब एकदम घबराहट सा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उस जोश में जो मैंने पढ़ा, लोग वहीं से मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा है। और वहां से जब उतरे तो कम से कम 5 मिनट तक तो आंसू नहीं रुक रहे थे कि उसके वीडियो को देखें तो लगा कि इतना अच्छा हम कर सकते हैं। फिर लोगों ने वहां से प्रोत्साहन दिया, उसके बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ अब तक शुरू है। सर आपका सबसे बेकार शो कौन सा रहा है अभी तक? अभी तक सबसे बेकार शो रहा था जहाँ पे कि मेरी खुद की बेइज्जती हुई थी, और वही आज मेरा फैन बने हुए हैं। कहीं प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पे 5 लोगों का टीम था, और मुझे जो इनवाइट किया गया था वो जो ऑनर थे उनके द्वारा, बिल्कुल, वो मेरा वीडियो कहीं से देखे थे, तो हम वहाँ पे मंच पे गए, तो उस पूरी टीम में जो एंकर थे, ऑर्गेनाइजर भी वही थे एक तरह का, मतलब किसी और का प्रोग्राम था, मतलब वहां के लिए वो थे। तो उन्होंने 5 का नाम लिया, और मैं मंच पे बैठा हुआ था, मेरा नाम नहीं लिया। फिर वो वहां से आए उठ के, और उन्होंने फिर मुझे मतलब बताया कि ये रंजन शर्मा है। उसके बाद वहां ऐसा हो गया कि वो जो 5 लोग थे, 4 लोगों का जब काव्य पाठ हो गया कॉलेज में, तो कोई ताली ही नहीं बज रहा था, इसलिए कि वहां सब 60 साल के ऊपर वाले थे, और कॉलेज में चाहिए कि एक नए जनरेशन का हो। बिल्कुल। उसके बाद फिर उसी बंदे ने कहा कि रंजन जी अब ये कैसे होगा, यहाँ से हमने पेमेंट मोटा ले लिया है, तो अब नहीं होगा, अच्छा तो क्या होगा। फिर हमसे पूछा आप क्या सुनाते हैं, हम कहे कि हम तो भाई नए जनरेशन के हैं। फिर वहां जब प्रोग्राम हमने किया तो मतलब वो बेइज्जती जो है इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि वो आज मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं और इतना सम्मान करते हैं। लेकिन उससे प्रोग्राम होने से पहले जो मेरा बेइज्जती हुआ बहुत खराब लगा था। तो सर जैसे आप कविताएं लिखते हैं, तो कविता लिखते वक्त आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है उसमें? सबसे बड़ी चुनौती आज के डेट में ये होता है कि हम किसी का कॉपी नहीं करें। लोग ज्यादातर यही कहता है कि किसी का 2 लाइन निकाल लिया, उसके बाद 1 लाइन अपना जोड़ दिया, तो वो कविता बना लिए। ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि उस कविता में क्या थॉट है, उसको उठा के आप कुछ नया प्रयोग करें तो वो कविता होती है। ये नहीं कि किसी का 2 लाइन ले लिया, 1 लाइन अपना जोड़ दिए तो वो कविता, ये कविता नहीं होती। हाँ। सर आपने कोई पुस्तक भी लिखी है? हाँ, एक पुस्तक है जिसका नाम है सच बोलेगा कौन।
ये राजस्थान कोई प्रिंट मीडिया है, नाम याद नहीं है। उस पुस्तक का नाम है सच बोलेगा कौन। हम्म। और उसमें से बहुत सारी कविताएं हैं, उससे मैं एक सुनाता हूँ तो आपको। हाँ सर, कविताएं सुनाइए। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है? कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है? कौन है जो नींद में चारपाई देता है? तुम जा रही हो जा, तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता जो टूटे दिल में दर्द की दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। क्या तो सर एक दो शायरी और सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे देशभक्ति मैंने लिखा है और बहुत सारे मंच पे इसे पसंद भी किया गया। जैसे आपने अभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते थे कि तिरंगे की ताकत क्या है, और जो मुल्क कहते थे कि तिरंगे की ताकत क्या है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो वही देश हमारे देश के तिरंगे को लेकर अपने गांव वापस आए थे। तब हमने लिखा, दुनिया वालों पहचानो हमें, दुनिया वालों पहचानो हमें, हम वही हिंदुस्तान हैं जिसके खून का एक एक कतरा माँ भारती पर कुर्बान। हम धर्म मजहब से ऊपर हिफाजत की बात करते हैं, हम धर्म मजहब से ऊपर हिफाजत की बात करते हैं। मेरे सीने में भगत सिंह बसते हैं, हम भारत की बात करते हैं। जब बेटियों के ऊपर अत्याचार होती है तो कलम कुछ ना कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाता है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी खोई है। कहां सोई है अंधा कानून कहां सोई सरकार है, कहां सोई है अंधा कानून कहां सोई सरकार है, सच को सच लिखने वाला अब बचा कहां अखबार है। जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। हम हर बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा और उनके माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि अपने बेटी को रील पर नाचने वाली बनाओ, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन साथ में झांसी की रानी बनने की शिक्षा जरूर दो ताकि वो दरिंदों से लड़ना सीख सके। तब हमने 2 लाइन का संदेश दिया है बेटी के लिए, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना, 35 टुकड़ों में बट जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना, ऐसी मोहब्बत मत करना। और अभी के जनरेशन में देख रहे हैं कि माँ बाप के लिए लोग क्या सोचते हैं। आप किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाइए, वहां पे गरीब के बच्चे मिलेंगे, लेकिन किसी भी वृद्धा आश्रम में चले जाइए वहां अमीर के माँ बाप मिलेंगे। जब वहां पे मैं देखता हूं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो उसके बाद मैंने लिखा, एक कलयुग के संतान बचो, एक कलयुग की संतान बचो, शर्माने वाली पाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। तेरी किलकारी सुनने को मन्नत पर मन्नत मांगे थे, सारे तीर्थ मनोरथ पाने को नंगे पांव ही पैदल भागे थे। पैरों में कितने छाले हुए, आंधी बरसा से पाले हुए, तब जाकर तुमको पाया है, फिर भी तुमने ही सताया है। वो जब तब कितना कठिन था मानो, महामृत्युंजय जाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। बिल्कुल। खुद भूखी प्यासी रह करके अपने हिस्से का खिलाया है, खुद रूखी सूखी खा करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। वे दिन भी थोड़ा याद करो, रिश्ते को ना बर्बाद करो, थोड़ी सी जगह उसे दे दो तुम, ना वृद्धा आश्रम भेजो तुम। 9 महीने कैसे दर्द सहा जरा सोचो अपने आप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। सर लेखक बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? लेखक बनने के लिए पहला जरूरी तो मेरे हिसाब से है कि भटकना जरूरी है। हम सिर्फ घर में बैठ के लेखक नहीं बन सकते हैं। जब रास्ते में जाते हैं, कहीं कुछ दिखता है, किसी से बात करते हैं, तभी हम लेखक बन सकते हैं। लोग काल्पनिक लेखक बनते हैं तो काल्पनिक और उसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल।
और सबसे बड़ी चीज है कि बड़े लेखक को सुनना बहुत जरूरी है। उनको सुने बिना हम लेखक बन जाते हैं, ये सबसे बेवकूफ वाली बात है। पहले बड़े शायर को, कवि को सुनना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, उसके बाद कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, आप हमारे टीवीटी पॉडकास्ट पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा। सभी दर्शकों को प्रणाम।